जरा सोचे, आप एक बहुत बड़ी कहानी सुना रहे हैं, कोई बहुत ही गहरी पुरानी पौराणिक कथा, लेकिन आपके होठों से एक भी शब्द नहीं निकल रहा। मतलब एकदम खामोशी। बिल्कुल, एकदम खामोशी। बस आपकी आंखें उस कहानी का व्याकरण बन रही हैं और आपके हाथों की उंगलियां, मतलब वो पूरी की पूरी वर्णमाला का रूप ले रही हैं। और आपके पैरों की जो थाप है वो उस कहानी का बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाती है। सही कहा। हम हमेशा सोचते हैं कि भाई इस संवाद के लिए तो भाषा का होना जरूरी है ना, शब्दों का होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत हैं और आज की हमारी इस गहन चर्चा का जो मुख्य मिशन है, वो हमें एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में ले जा रहा है जहां मानव शरीर ही अभिव्यक्ति का सबसे मुकम्मल माध्यम बन जाता है। बिल्कुल। और देखिए, ये जो बिना शब्दों के कहानी कहने की कला है ना, इसका पूरा का पूरा विज्ञान हमारे स्रोतों में एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ में मिलता है, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। अरे हाँ, नाट्यशास्त्र, मैं इसी के बारे में सोच रही थी। हाँ, अगर हम आज के संदर्भ में बात करें तो नाट्यशास्त्र कोई सामान्य किताब या केवल नियमों की सूची नहीं है। ये भारत के सभी 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों का डीएनए है, उनका मूल ब्लूप्रिंट। मतलब सब कुछ वहीं से शुरू होता है। एकदम सही। इसमें केवल ये नहीं लिखा है कि नाचना कैसे है, बल्कि ये समझाया गया है कि मानवीय भावनाएं कैसे काम करती हैं। इसमें 4 प्रकार के अभिनय का जिक्र है। आंगिक मतलब शरीर से, वाचिक यानी आवाज से, आहार्य जो वेशभूषा और मेकअप से होता है, और सात्विक मतलब आंतरिक भावनाओं से। क्या बात है। और यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि इसके साथ ही 9 रस, जिन्हें हम नवरस कहते हैं, उनका पूरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण इस ग्रंथ में मौजूद है। ये सच में हैरान करने वाला है कि कैसे एक ही जड़ से, मतलब उसी एक डीएनए से इतनी अलग-अलग शाखाएं निकल सकती हैं। नाट्यशास्त्र के उसी एक सिद्धांत से पूरे भारत में 8 बिल्कुल अलग और अद्भुत नृत्य शैलियों का जन्म हुआ। हाँ, और उनमें कितनी विविधता है। बिल्कुल। तो चलिए इस विविधता को समझने के लिए सबसे पहले ज्यामिति और गति के बीच के अंतर को डिकोड करते हैं। तमिलनाडु के भरतनाट्यम और उत्तर प्रदेश के कथक को ही देख लीजिए। उत्तर और दक्षिण का एक बहुत ही शानदार तुलनात्मक अध्ययन। हाँ, भरतनाट्यम को देखकर मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे मैं कोई ज्यामितीय कविता देख रही हूँ। शरीर की हर एक मुद्रा बहुत ही सटीक होती है ना? जैसे कोई त्रिकोण या सीधी रेखाएं खींची जा रही हो। विशेष रूप से वो मुद्रा जिसे अर्धमंडली कहते हैं। हाँ, अर्धमंडी। जहां नर्तक घुटनों को मोड़कर एक बहुत ही विशिष्ट संतुलन में बैठते हैं। मैं सोच रही थी कि ये शारीरिक रूप से कितना चुनौतीपूर्ण होता होगा। देखिए, अर्धमंडली केवल एक मुद्रा नहीं है, यह शरीर को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के साथ जोड़ने का एक तरीका है। जब एक नर्तक घुटनों को मोड़कर उस विशेष कोण में बैठता है तो उसका पूरा भार उसकी जांघों और पैरों पर आ जाता है। ओह, मतलब एक तरह का ग्राउंडिंग इफेक्ट। बिल्कुल। ये मुद्रा भरतनाट्यम की उस ज्यामितीय सटीकता का आधार है। आप इसे दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिरों की वास्तुकला से जोड़कर देख सकते हैं। मंदिरों के खंभों और गोपुरम में जो समरूपता और त्रिकोण होते हैं ना, भरतनाट्यम का नर्तक अपने शरीर से ठीक उसी वास्तुकला को मंच पर जीवंत करता है। अरे वाह। और मुझे लगता है उनकी वेशभूषा भी इसी ज्यामिति को उभारने के लिए डिजाइन की गई है। हाँ, एकदम। वो एक विशेष प्लीटेड फैन स्टाइल की साड़ी पहनते हैं। जब वे अर्धमंडली में बैठते हैं तो पैरों के बीच वो फैन या पंखा पूरी तरह से खुल जाता है, जो देखने में एक परफेक्ट सममित आकार बनाता है। और साथ में वो मंदिर की ज्वेलरी और घुंघरू। सही कहा। और इस वास्तुकला जैसी कला को सदियों तक मंदिरों की देवदासियों ने संजो कर रखा था। लेकिन स्रोतों में रुक्मणी देवी अरुंडेल का नाम बहुत सम्मान से लिया गया है। हाँ, उन्हें तो 1956 में पद्म भूषण भी मिला था और बाला सरस्वती का भी जिक्र आता है। बिल्कुल। इन महान कलाकारों ने केवल इस कला को जीवित ही नहीं रखा, बल्कि इसे मंदिरों के प्रांगण से निकालकर वैश्विक मंच तक पहुंचाया। उन्होंने इस ज्यामिति में भाव और ताल का ऐसा संगम किया कि ये एक शुद्ध आध्यात्मिक अनुभव बन गया। और अगर हम और कलाकारों की बात करें तो पद्मा सुब्रमण्यम और अलारमेल वल्ली जैसे दिग्गजों ने भी इस परंपरा में अपने अनूठे शोध और शैली को जोड़ा है। हाँ, उनका योगदान बहुत बड़ा है। अब देखिए, अगर हम उस ज्यामिति कठोरता से निकलकर गति और लय के एक बिल्कुल अलग विज्ञान को देखें तो हमारे सामने उत्तर भारत का कथक आता है। ओहो, कथक। मतलब अगर भरतनाट्यम मंदिर की वास्तुकला है तो कथक तो एक लयबद्ध बवंडर है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, बवंडर। इसका नाम ही कथा शब्द से आया है, जिसका अर्थ है कहानी कहना।
लेकिन इसकी कहानी कहने का तरीका बिल्कुल अलग है। यहाँ सब कुछ उन तीव्र चक्रों और पैरों की जटिल तत्कार के इर्द गिर्द घूमता है। कथक के वो चक्कर सच में किसी जादू की तरह लगते हैं। एक नर्तक इतनी तेजी से अपनी धुरी पर घूमता है, शायद 1 मिनट में दर्जनों चक्कर, और फिर अचानक। हाँ, अचानक उस सम पर आके रुक जाना। बिल्कुल। संगीत की एक विशेष ताल पर, जिसे सम कहते हैं, वो बिल्कुल स्थिर हो जाता है। उस अचानक आई स्थिरता में जो ऊर्जा होती है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देती हैं। और यहाँ वेशभूषा का काम भी बिल्कुल बदल जाता है। हाँ, जहाँ भरतनाट्यम में वो प्लीटेड फैन ज्यामिति बना रहा था, वहीं कथक में महिलाएं भारी घेरे वाला लहंगा या अनारकली पहनती हैं। जब वो चक्कर लगाती हैं तो वो पोशाक हवा में छाते की तरह खुल जाती है, जो उस गति के बवंडर को एक दृश्य रूप देती है। देखिए, ये गति और स्थिरता का खेल ही कथक की आत्मा है। नर्तक के पैरों में बंधे भारी घुंघरू केवल कोई आभूषण नहीं रह जाते, वे एक स्वतंत्र वाद्य यंत्र बन जाते हैं। सच में। हाँ, एक कुशल कथक नर्तक केवल अपने पैरों की थाप से बारिश की बूंदों की आवाज या घोड़े की टापों की आवाज निकाल सकता है। इस कला को इसकी चरम सीमा तक पहुंचाने में पंडित बिरजू महाराज जैसे दिग्गजों का योगदान अतुलनीय है। पंडित बिरजू महाराज, उनकी तो आंखों की हरकत ही पूरी कहानी कह देती थी। बिल्कुल। उन्होंने कथक के सूक्ष्म भावों को इतना परिष्कृत किया कि उनके चेहरे की एक छोटी सी हरकत, आंखों का एक हल्का सा झुकाव पूरी की पूरी गजल का अर्थ समझा देता था। और स्रोतों में कुमुदिनी लाख्या का नाम भी प्रमुखता से है ना, जिन्होंने कथक को एक नई दिशा दी। हाँ, कुमुदिनी जी ने इसमें बहुत बड़े बदलाव किए। पारंपरिक रूप से कथक एक एकल या सोलो कला थी जो दरबारों में या महफिलों में होती थी, लेकिन उन्होंने इसमें समूह नृत्य या ग्रुप कोरियोग्राफी के ऐसे प्रयोग किए जिन्होंने मंच के पूरे कैनवस को ही बदल दिया। क्या बात है। और सितारा देवी, दुर्गा लाल और शंभू महाराज जैसे कलाकारों ने भी अपनी पूरी जिंदगी इस कला के विभिन्न घरानों जैसे लखनऊ और जयपुर घराने की बारीकियों को निखारने में लगा दी। सही बात है। दोनों शैलियों का ये सफर ये समझने के लिए काफी है कि बाहरी आवरण कैसे बदल जाता है। दक्षिण में शुद्ध रेशम और मंदिर के आभूषण हैं, तो उत्तर के कथक में आपको हिंदू भक्ति परंपरा और मुगल दरबारों का एक बेहद खूबसूरत मिश्रण दिखाई देगा। लेकिन अंदर से दोनों एक ही हैं। बिल्कुल। इन सब बाहरी अंतरों के बाद भी जब आप गहराई में जाते हैं तो दोनों ही नाट्य शास्त्र के उसी भाव और ताल के सिद्धांत से अपनी ऊर्जा खींच रहे होते हैं। तो ज्यामिति और तेज चक्रों की इस दुनिया से निकलकर अब ये विषय सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। अगर हम ये सोचें कि शरीर को एक कैनवस या एक विशाल पेंटिंग में कैसे बदला जा सकता है, तो हमें दक्षिण की एक और अद्भुत शैली का रुख करना होगा। आप केरल की बात कर रही हैं? हाँ, एक ही राज्य केरला, लेकिन कला के दो इतने विपरीत चेहरे कि विश्वास करना मुश्किल होता है कि ये दोनों एक ही आबो हवा में पले बड़े हैं। एक तरफ हमारे पास कथकली है और दूसरी तरफ मोहिनीअट्टम। कथकली और मोहिनीअट्टम बिल्कुल विपरीत दिशाएं। हाँ, कथकली का दृश्य रूप इतना विशाल और अवास्तविक होता है कि वो आपको किसी दूसरी ही दुनिया में ले जाता है। देखिए, कथकली पूरी तरह से एक डांस ड्रामा है। इसमें नर्तक खुद कुछ नहीं गाता, वो एक भी शब्द नहीं बोलता। मंच के पीछे गायक कहानी गा रहे होते हैं, आमतौर पर महाभारत या रामायण के प्रसंग, और मंच पर नर्तक केवल अपने शरीर और चेहरे के भावों से उस पूरी कहानी को जीवंत करते हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी पहचान है वो है इसका भारी मेकअप और इसकी विशाल पोशाक। बिल्कुल। और उसी मेकअप को लेकर मेरे मन में हमेशा एक सवाल रहता है। मतलब जब आप एक नर्तक के चेहरे पर इतना भारी रंगीन पेंट लगा देते हैं, चावल के पेस्ट से उसके जबड़े पर एक मोटी सी बॉर्डर बना देते हैं, तो क्या ये सब उसके वास्तविक मानवीय भावों को, उसकी सूक्ष्म अभिव्यक्तियों को छिपा नहीं देता? ये बहुत ही लाजवी सवाल है और अक्सर उठता है, लेकिन कथकली का विज्ञान इसके ठीक विपरीत काम करता है। वो मेकअप भावों को छिपाता नहीं है, वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है, उसे और बड़ा कर देता है। अच्छा, वो कैसे? इसे इस तरह समझिए, कथकली में कहानी इंसानों की नहीं बल्कि देवताओं, दानवों और महानायकों की होती है। उन पौराणिक चरित्रों के क्रोध, उनके प्रेम और उनके अहंकार को दूर बैठे आखिरी दर्शक तक पहुंचाने के लिए एक सामान्य इंसानी चेहरा काफी नहीं है। ओ, समझी। इसलिए चेहरे को एक कैनवस में बदल दिया जाता है। हरा रंग, जिसे पच्छा कहते हैं, देवताओं और नायकों के लिए, और लाल या काला रंग काठी, राक्षसों और दुष्ट चरित्रों के लिए। तो मतलब वो रंग केवल सजावट नहीं है, वो भावना का रंग है। जब उस रंगीन पृष्ठभूमि के बीच नर्तक की आंखें और भौहें थिरकती हैं, तो वो हरकत 10 गुना बड़ी और नाटकीय होकर दर्शक तक पहुंचती है।
एकदम सही। और इस भारी मुखौटे रूपी मेकअप के पीछे से भावनाओं को मंच पर उकेरने वाले कलामंडलम गोपी, कुंजु कुरूप और रामन कुट्टी नायर जैसे कलाकारों का जिक्र स्रोतों में बहुत गहराई से किया गया है। उन्होंने तो अपनी आंखों की पुतलियों पर ऐसा नियंत्रण हासिल किया था कि वे बिना पलक झपकाए लगातार कई मिनटों तक केवल आंखों के इशारे से संवाद कर सकते थे। ये तो सच में किसी तपस्या से कम नहीं है। और इसी तपस्या के बिल्कुल विपरीत ध्रुव पर उसी केरल राज्य का दूसरा नृत्य है मोहिनीअट्टम। हाँ, जहाँ कथकली में तांडव है, विशालता है, वहीं मोहिनीअट्टम पूरी तरह से लास्य पर आधारित है। लास्य मतलब अत्यंत कोमल और ग्रेसफुल गति। ये भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की कथा से प्रेरित है। बिल्कुल। मोहिनीअट्टम की कोमलता सच में मन को शांत करने वाली होती है। इसकी वेशभूषा में कोई तीखे रंग नहीं होते। नर्तक सफेद या ऑफ वाइट रंग की एक साधारण लेकिन बेहद खूबसूरत साड़ी पहनते हैं और बालों में एक विशेष जूड़ा होता है जिसे सिर के एक तरफ बांधा जाता है। कथकली के बाद ये दिव्य सादगी एक गहरी राहत देती है। और इस सादगी के पीछे का भूगोल समझना बहुत दिलचस्प है। भूगोल? हाँ, देखिए, मोहिनीअट्टम की हर एक गति में आपको केरल की प्रकृति दिखाई देगी। जैसे केरल के समुद्री तटों पर नारियल और ताड़ के पेड़ हवा में धीरे धीरे लहराते हैं, ये जैसे समुद्र की लहरें उठती और गिरती हैं, ठीक वैसी ही लयबद्ध गति मोहिनीअट्टम के नर्तक के शरीर में होती है। कोई झटकेदार मूवमेंट नहीं होता। क्या बात है, प्रकृति का सीधा प्रभाव। और स्रोतों के अनुसार कनक रेले और भारती शिवाजी जैसी महान नृत्यांगनाओं ने इस कला के विलुप्त हो रहे स्वरूप को न केवल बचाया बल्कि इसे वैश्विक पहचान दिलाई। और आज जयप्रभा मेनन जैसी कलाकार इस लास्य परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। बिल्कुल। तो केरल की इन दो विपरीत भाव भूमियों से निकलकर अब हमारी ये चर्चा तकनीक और शारीरिक संतुलन की ओर मुड़ती है। हाँ, हमने भावों की बात की, गति की बात की, लेकिन जब शारीरिक संतुलन को एक चरम स्तर पर परखा जाता है तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी और ओडिशा का ओडिसी नृत्य सामने आते हैं। कुचिपुड़ी और ओडिसी। कुचिपुड़ी को देखते हुए पहली नजर में ये भरतनाट्यम के काफी करीब लगता है, लेकिन इसमें एक ऐसा तत्व है जो इसे पूरी दुनिया के किसी भी अन्य नृत्य से अलग करता है। वो है तारंगम। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि संतुलन कैसे बनता है। तारंगम कुचिपुड़ी का वो हिस्सा है जो गुरुत्वाकर्षण और मानवीय एकाग्रता की सबसे बड़ी परीक्षा है। वही जिसमें पीतल की थाली के किनारे पर खड़े होते हैं। हाँ, इसमें नर्तक एक पीतल की थाली के तीखे किनारों पर खड़ा होता है। कभी कभी वो अपने सिर पर पानी से भरा एक कलश भी रख लेता है और उस थाली के किनारों पर अपना पूरा संतुलन बनाए रखते हुए वो मंच पर नृत्य करता है। ये सुनते दिमाग सुन्न हो जाता है। मतलब भौतिक रूप से उसका पूरा शरीर, उसकी मांसपेशियां केवल एक ही चीज पर केंद्रित होनी चाहिए कि कहीं वो गिर ना जाए। लेकिन मंच पर क्या हो रहा होता है? नर्तक के चेहरे पर शिकन की एक लकीर नहीं होती। यही तो कमाल है। वो मुस्कुरा रहा होता है, अपनी आंखों और होठों से कोई पौराणिक प्रेम कथा सुना रहा होता है। दर्शकों को उस शारीरिक तनाव का रत्ती भर भी एहसास नहीं होने दिया जाता। नीचे पैरों में भयानक भौतिक संघर्ष और ऊपर चेहरे पर एकदम शांत भाव। और यहीं पर ये कला महज एक मनोरंजन से उठकर एक आध्यात्मिक साधना बन जाती है। तारंगम का ये संतुलन असल में एक रूपक है कि इंसान को इस भौतिक दुनिया पर अपना संतुलन बनाए रखते हुए भी अपना ध्यान ईश्वर पर केंद्रित रखना चाहिए। बहुत ही सुंदर विचार है। और इस तकनीक को राजा और राधा रेड्डी और वेम्पति चिन्ना सत्यम जैसे गुरुओं ने पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया। हाँ। स्रोतों में एक और बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य था। हमने पहले भरतनाट्यम के दौरान यामिनी कृष्णमूर्ति का जिक्र किया था। मुझे ये देखकर सच में आश्चर्य हुआ कि उनका नाम कुचिपुड़ी के महानतम कलाकारों में भी उसी सम्मान के साथ लिया जाता है। बिल्कुल, उन्हें तो 2016 में कुचिपुड़ी के लिए पद्म विभूषण भी मिला था। एक ही जीवन में दो अलग अलग शास्त्रीय नृत्यों की आत्मा को इस स्तर तक आत्मसात करना सच में किसी चमत्कार जैसा लगता है। और स्वप्न सुंदरी का नाम भी आता है, जिन्होंने इसके प्राचीन स्वरूपों को पुनर्जीवित किया। सही कहा। और जब हम शारीरिक बनावट और संतुलन की बात कर रहे हैं तो ओडिशा के ओडिसी नृत्य को समझना बहुत जरूरी है। ओडिसी का पूरा सौंदर्य एक विशेष मुद्रा पर टिका है जिसे त्रिभंगी कहा जाता है। त्रिभंगी मतलब शरीर का 3 हिस्सों से मुड़ना, है ना? हाँ, सिर, धड़ और पैर। जब नर्तक इस मुद्रा में खड़ा होता है तो उसका शरीर एक बहुत ही स्पष्ट एस के आकार में ढल जाता है। ये सी
कर्व देखने में जितना संगीतमय लगता है, उसे बनाए रखना शरीर के लिए उतना ही कठोर होता होगा। आप अपने शरीर के प्राकृतिक अलाइनमेंट को तोड़ रहे हैं, और वो भी तब जब नर्तक ने भारी सिल्क की साड़ी पहन रखी हो और सिर पर एक भारी मुकुट हो जो शोला पीठ से बना होता है। देखिए, त्रिभंगी का जन्म भी उड़ीसा के प्राचीन मंदिरों से हुआ है। कोणार्क या पुरी के मंदिरों की दीवारों पर जो मूर्तियां हैं, वे सभी त्रिभंगी मुद्रा में ही खड़ी हैं। ओह, तो ओडिशी नृत्य वास्तव में उन पत्थर की मूर्तियों में प्राण फूंकने की प्रक्रिया है। एकदम सही। जब केलुचरण महापात्रा जैसे दिग्गजों ने इस लगभग लुप्त हो चुके नृत्य को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया, तो उन्होंने इन्हीं मंदिरों की मूर्तियों का गहराई से अध्ययन किया। और उनके अलावा सोनल मानसिंह, संयुक्ता पाणिग्रही और माधवी मुद्गल जैसे कलाकारों ने ओडिसी की इस त्रिभंगी ज्यामिति को आधुनिक मंचों का सबसे आकर्षक नृत्य बना दिया। क्या बात है! अब शारीरिक जटिलता, मुकुटों के संतुलन और थाली के किनारों से निकलकर ये सफर भारत के एकदम पूर्वी हिस्से की ओर बढ़ता है। पूर्वोत्तर भारत। हाँ, यहाँ पहुँचते ही अचानक सब कुछ बहुत शांत, बहुत कोमल और शुद्ध भक्ति भाव में डूब जाता है। हम बात कर रहे हैं मणिपुर के मणिपुरी नृत्य और असम के सत्रिया की। अभी तक हमने जितने भी नृत्यों की बात की, उनमें पैरों की थाप या घुंघरू की आवाज का बहुत महत्व था, लेकिन मणिपुरी इस मामले में बिल्कुल अलग है ना? बिल्कुल अलग। मणिपुरी की सबसे बड़ी पहचान ही उसकी वो अत्यंत कोमल गति है, जिसे सॉफ्ट मूवमेंट्स कहा जाता है। इसमें नर्तक अपने पैरों को जमीन पर जोर से नहीं मारते। उनका पैर जमीन पर इतनी कोमलता से पड़ता है जैसे वो किसी फूल पर या हवा में चल रहे हों। ऐसा लगता है जैसे गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं। हाँ, क्योंकि वे पैर की एड़ी के बजाय पंजों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ताकि शरीर में कोई भी झटकेदार मूवमेंट न हो। चेहरे के भाव भी बहुत शांत होते हैं। और इस हवा में तैरने वाले प्रभाव को उनकी वेशभूषा कई गुना बढ़ा देती है। मणिपुरी की महिला नर्तक एक बहुत ही विशेष बेलनाकार स्कर्ट पहनती हैं, जिसे कुमिल कहा जाता है। कुमिल, बिल्कुल। ये स्कर्ट सख्त होती है और पैरों को ढक लेती है। जब नर्तक पंजों के बल धीरे धीरे गोल घूमती हैं, तो सच में ऐसा लगता है जैसे वे जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रही हैं। झावेरी सिस्टर्स ने मणिपुरी की इस अलौकिक सुंदरता को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। और गुरु बिपिन सिंह और राजकुमार सिंहजीत सिंह ने भी अपना पूरा जीवन इसे सहेजने में लगा दिया। और देखिए, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें, तो इस कोमलता के पीछे उस क्षेत्र की वैष्णव भक्ति परंपरा है, जो हमें असम के सत्रिया नृत्य में भी अपने चरम पर दिखाई देती है। सत्रिया, जिसका जन्म दरबारों में नहीं बल्कि मठों में हुआ था, है ना? हाँ, असम के सत्र यानी मठों में 15वीं सदी के महान संत श्रीमंत शंकर देव द्वारा शुरू की गई है एक विशुद्ध आध्यात्मिक साधना थी। और क्योंकि ये एक मठवासी परंपरा थी, इसलिए इसकी वेशभूषा में भी वो सादगी झलकती है। नर्तक पारंपरिक असमिया सिल्क पाट से बनी पोशाक पहनते हैं और पुरुष सिर पर एक विशिष्ट पगड़ी पहनते हैं। साथ में खोल और ताल की आवाज जो पूरे माहौल को एक मंदिर के गर्भगृह में बदल देते हैं। गुरु जतिन गोस्वामी और इंद्राणी रहमान के प्रयासों से ही इसे प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में मान्यता मिली। पूर्वोत्तर की पहाड़ियों की शांति, वहां के धुंध भरे मौसम ने ही इन नृत्यों से हर प्रकार के शोर को निकाल दिया है। इनका उद्देश्य तालियां बटोरना नहीं, बल्कि एक गहरे ध्यान में ले जाना है। बिल्कुल। तो इन सब का असल में क्या मतलब है? इस गहन चर्चा को अगर समेटें तो हम नाट्य शास्त्र की एक किताब से चले थे और हमने पूरे उपमहाद्वीप का सफर तय कर लिया। बिल्कुल। हमने देखा कि भरतनाट्यम की ज्यामिति में एक पूरा मंदिर छिपा है, कथक के चक्करों में संस्कृतियों का मेल है, कथकली का मुखौटा भावों को बड़ा करता है और मोहिनी अट्टम लहरों की तरह प्रवाहित होता है, कुचिपुड़ी का संतुलन और ओडिसी की त्रिभंगी में पत्थर जीवंत होते हैं, और अंत में मणिपुरी और सत्रिया की विशुद्ध भक्ति। ये सफर हमें स्पष्ट रूप से दिखाता है कि ये 8 शास्त्रीय नृत्य बीते हुए कल के कोई निर्जीव अवशेष नहीं है। ये भारत का जीता जागता भूगोल है। और ये हमें याद दिलाते हैं कि इंसान का शरीर जब पूरी तरह से सांध लिया जाए तो ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली संचार माध्यम बन सकता है। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। वो क्या? देखिए, हजारों साल पहले नाट्यशास्त्र ने मानवीय भावनाओं को 9 रसों में पिरो दिया था। लेकिन आज हम जिस युग में जी रहे हैं, ये तेज, व्याकुल, सूचनाओं से भरा डिजिटल युग,
अगर हमें आज के सामूहिक मानवीय भावना, इस डिजिटल व्याकुलता का प्रतिनिधित्व करने के लिए इन शास्त्रीय नृत्यों में कोई नया 10वां रस जोड़ना हो, ओह, तो वो रस क्या होगा और कोई नर्तक उसे अपने शरीर की किस मुद्रा से मंच पर अभिव्यक्त करेगा? ये सच में सोचने वाली बात है कि आज के दौर का नया रस क्या होगा। हमारे श्रोताओं के लिए ये सच में एक गहरा विचार है। तो श्रोतों की ये गहन छानबीन यहीं समाप्त होती है। ये कला, विज्ञान और इंसानी शरीर की सीमाओं को पार करने की एक अद्भुत कहानी है। अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।